आज के हमारे जो गेस्ट हैं उमेश गोगना। इस फिल्म के अंदर लिटिल बिट में डिसअपॉइंट हूँ। एक भी फोटोग्राफर अगर ये कह दे कि उसके लिए सब्जेक्ट नहीं है, इम्पॉसिबल। एजुकेशन इज द मेन इन्वेस्टमेंट। आई वॉज ज्वेलर, 3 साल मैंने अपनी ज्वेलरी की फोटोग्राफी करी। तो कैनन ने मेरे को एज ए मेंटोर आपके CMS डिपार्टमेंट में भेजा। शुरुआत में बहुत स्ट्रगल था। अब हम सीखना चाहते हैं और कोई सिखाने वाला नहीं होता है तो बहुत दुख होता है। इम्प्लीमेंटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेरे को जो पसंद आएगा मैं तो वो करूँगा। संगम की रेतीली धरती से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। तमाम सारी कहानियाँ, किस्से हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं। कुछ गेस्ट भी हम लेकर आए हैं आपके साथ, जिनसे वो बातचीत कर रहे हैं जो शायद आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये है दिव्य भव्य कुंभ और डिजिटल महाकुंभ। डिजिटल महाकुंभ के तहत आप सारी स्टोरीज डिजिटल तरीके से देख रहे हैं, लेकिन ये जर्नी किस तरीके से शुरू हुई, कैसे इस कुंभ में ऐड हुआ डिजिटल कुंभ, ये फोटोग्राफ, ये वीडियोग्राफ की जो जर्नी है कैसे शुरू हुई, किस तरीके से आई और कैसे आप तक पहुंची, ये सारी बातचीत करेंगे आज के हमारे जो गेस्ट हैं उमेश गोगना। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत वेलकम आपका। सर, कैसे शुरू हुई आपकी जर्नी फोटोग्राफी की? हम लोगों ने इतनी सारी फोटोग्राफ आपकी देखी, इतनी सारी वर्कशॉप के बारे में सुना, बहुत सारे लोगों ने अटेंड करी, प्रयागराज आप लगातार आते जाते रहते हैं, तो आपकी जर्नी फोटोग्राफर के तौर पर कैसे शुरू हुई? एक्चुअली आई वॉज ज्वेलर एंड जब मैं ज्वेलरी में था तो मेरे को लगता था कि मैं जिस भी प्रोफेशन में रहूँ उसमें एक ऑथेंटिसिटी क्रिएट करूँ, अपने प्रोफेशन के प्रति एक परफेक्शन क्रिएट करूँ। तो मेरे को लगा कि ज्वेलर तो हज़ारों लाखों होते हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ज्वेलरी फील्ड में भी मेरे को लोग थोड़े से तवज्जो दें। तो मैंने एक ज्वेलरी एंशिएंट इंडियन ऑर्नामेंट्स के ऊपर PhD चालू कर दी मेरे MA हिस्ट्री करने के बाद में। तो जब वो PhD चालू करी तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो मेरे गाइड ने मेरे को बोला PhD के दौरान कि आपको म्यूज़ियम्स में जाके खुद फोटोग्राफी करनी पड़ेगी। मैं कहा अच्छा, तो उसके लिए बोला आपको कैमरा ख़रीदना पड़ेगा। तो आप खुद सोचिए, उस ज़माने में फ़िल्म का ज़माना था एंड फोटोग्राफी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जब फिल्म के टाइम पे होती थी उस दिखता तो था नहीं, आप प्रोसेस करते थे, उसके बाद में जब प्रिंट्स बनाते थे तब मालूम चलता था कि क्या खींचा है, क्या खींचा है। तो नेचुरली एक अलग तरीके का प्रोफेशन, टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने फिर पढ़ना चालू किया, कैमरा परचेज़ किया, एक सेकेंड हैंड कैमरा लिया मैंने, जैसा कि नेचुरली एक हरा फोटोग्राफर करता है। तो बस वो किया। तो लेकिन जब वो कैमरा मेरे हाथ में आया ना, तो मेरे को पर्सनली पता नहीं कुछ ऐसा लगा कि नहीं, समथिंग इज़, कुछ गड़बड़ है। बस वो एक ऐसा पैशन क्रिएट हुआ कि 94 लास्ट में मैंने कैमरा परचेज़ किया था। 95, 96 या 97 ये 3 साल मैंने अपनी ज्वेलरी की फोटोग्राफी करी। मेरे फ्रेंड्स के बहुत सारे पोर्ट्रेट्स, पोर्टफोलियोज बनाए एंड कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया जो कि मैंने विन किए। नेचर के थे वो ऐसा शौक लगा कि 98 से पहले मैंने ज्वेलरी बिजनेस क्विट किया, PhD छोड़ दी जहाँ पे थी, एंड 98 से मैं इस फोटोग्राफी के अंदर एज ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर एंटर हो गया एंड कमर्शियल फोटोग्राफी के अंदर मैं आया, जिसमें कि इंडस्ट्रियल, फैशन, प्रोडक्ट्स, ये सब मेरा मेन जॉनर हुआ करता था, क्योंकि अर्न करना था। लेकिन जो पैशन था वो मेरा नेचर एंड ट्रैवल फोटोग्राफी था। तो उसको परस्यू करने के लिए नेचुरली कहीं से अर्निंग जरूरी थी। तो फिर फाइनली मैं एक कमर्शियल फोटोग्राफर बना एंड साथ में मेरा नेचर एंड ट्रैवल फोटोग्राफी का जो पैशन था उसको फॉलो करता गया। दिस इज माय जर्नी। प्रयागराज से किस तरीके से रिश्ता है आपका? 2008 में मैं कैनन का मेंटर बना था। कैनन का लिए काफ़ी वर्कशॉप्स कंडक्ट करता था एज ए ब्रांड एम्बेसडर। तो 2008 के अंदर वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के टाइम पे CMS जो आपका सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज़ है, वहाँ पे कैनन के कैमराज हुआ करते थे। तो उन लोगों ने कैनन से रिक्वेस्ट किया कि एक वर्कशॉप किया जाए। तो कैनन ने मेरे को एज ए मेंटोर आपके CMS डिपार्टमेंट में भेजा एंड डे 1 पे स्टूडेंट्स के लिए था एंड डे 2 जो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे था, उस दिन इलाहाबाद के फोटोग्राफर्स के लिए सेशन था आपके CMS में। एंड वो इतना हिट रहा कि आपके यहाँ के जो सीनियर्स थे उन्होंने बोला कि क्या आप हमारे साथ में एज ए गेस्ट फैकल्टी कंटिन्यू कर सकते हैं। उनको अच्छा लगा था और मेरे को हमेशा से मेरी नॉलेज जो होती है उसको शेयर करना पसंद है। मैं अभी भी कोशिश यही करता हूँ कि जो भी मैंने सीखा है वो मैं यहाँ पे
लोगों को बता के जाऊँ। बस वो 2008 में उन्होंने मेरे को ऑफ़र किया, 2009 से आज तक मैं कंटिन्यू आपके CMS में हर साल आता हूँ। ऑलमोस्ट 4 डेज़ का तो CMS एंड 2 डेज़ का फैशन डिपार्टमेंट के अंदर वर्कशॉप कंडक्ट करके जाता हूँ। सर आपने जब शुरू करा तो मतलब अभी तो मेंटोरशिप बहुत सारी मिल जाती है, हाँ। आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे अभी सीखने के लिए, बहुत सारे लोग हैं। आपके टाइम में नहीं था ये ऐसा कुछ, बिल्कुल नहीं। तो आपने कैसे मेंटोरशिप ली, कैसे हाँ, इसका कैसे प्रोसेस हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब हमारे समय पे है ना सिखाने वाले लोग नहीं थे एंड चाहते भी नहीं थे, और यही चीज़ मेरे को चुभी थी कि जब हम सीखना चाहते हैं और कोई सिखाने वाला नहीं होता है तो बहुत दुख होता है। तो उस ज़माने में मैं बहुत लोगों के पास में गया, कुछ अच्छे लोग भी थे, ऐसा नहीं है, जिन्होंने सिखाया। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, कोई ना कोई गुरु हमारे भी रहे हैं, तो जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। लेकिन मैंने भी बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड करी थी। तो जब वर्कशॉप्स अटेंड करी थी तो एक चीज़ तो दिमाग में आ गई थी कि आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन इज़ द मेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीड ऑफ इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट बाद में आता है, पहले आपका स्किल आती है, और स्किल को बढ़ाने के लिए आपको जहाँ से भी सीखने को मिले आपको करना चाहिए। तो मैंने खुद ने बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड करी एंड प्लस मैं बहुत पढ़ता था किताबें। एक दुकान थी हमारे यहाँ पे, एक शॉप थी, उसके यहाँ पे बुक्स पड़ी रहती थी। तो मैं एज ए ज्वेलर जब था तो मैं डेली उसके पास में जाता था 5 to 6 PM एंड वहाँ पे जाके 1 घंटा मैं वो सारी बुक्स पढ़ता था। उस बुक्स में जो भी कुछ सीखने को मिलता था मैं घर जाके इम्प्लीमेंट करता था। इम्प्लीमेंटेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये नहीं कि आपने खाली पढ़ लिया तो आपको ये लगेगा, जब तक आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर लेंगे तब तक आप उसी स्किल सेट के अंदर पूरा फिट नहीं होंगे। ठीक है, तो वो करता था एंड देन कॉन्फिडेंस बिल्डअप। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं और जब अप्लाई करते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। जो भी प्रॉब्लम्स आती थी उनको रेक्टिफाई करते थे, सॉल्व करते थे, आगे बढ़ते थे। सीखने को तो आज भी मिल रहा है, ऐसा नहीं कि आज हम नहीं सीख रहे। आज हम मेंटर हो तो इसका मतलब नहीं कि हम लोग सीख नहीं रहे। स्टिल हम लोग डेली लर्न करते हैं एंड नॉट सीनियर्स, हम लोग जूनियर्स से भी सीखते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो नया ब्लड है उसकी थिंकिंग अलग होती है एंड जो ओल्ड स्कूल है उसकी थिंकिंग अलग होती है। तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो इन दोनों चीज़ों को जेल करना पड़ेगा। ओल्ड टेक्निक्स, ओल्ड स्किल्स, बेसिक्स एंड प्लस न्यू ब्लड्स की जो न्यू थिंकिंग है। जब तक इन दोनों चीज़ों को मिला के हम कुछ नहीं सोचेंगे कि हम कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आज भी इंस्टाग्राम पे यंग जितने भी फोटोग्राफर्स हैं उनकी फोटोग्राफ्स देख के और उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। क्या बात है सर। फ्रेम कैसे दिखते हैं? एक फोटोग्राफर को फ्रेम, मतलब एक नॉर्मल पर्सन है उसको कुछ दिख रहा है, उसने अपने फ़ोन में कैप्चर करी, फिर जब आप कैप्चर करते हैं तो वही कुछ अलग होता है। तो पर्सपेक्टिव कैसे डिसाइड होता है ये? देखिए, हर आदमी की ना वे ऑफ थिंकिंग जैसे होती है ना, वैसे वे ऑफ सीइंग भी होती है। मतलब मैं बहुत सारे, आप 3 एक्सपर्ट फोटोग्राफर एक साथ खड़े हैं तो तीनों अलग चीज़ देख रहे होते हैं। तो जो देखने का नज़रिया है वो आपका यहाँ से आता है। आपको क्या पसंद है, आपको जो चीज़ पसंद है ना आप वही देखोगे। आप ये मान के चलिए कि अगर आपने किसी और की इमेजेस देख लिए और आप ज़्यादा उसको फॉलो कर रहे हो, इमेजेस को, फोटोग्राफर को फॉलो करना अलग चीज़ होती है, फोटोग्राफर की टेक्निक्स को फॉलो करना अलग चीज़ होती है। लेकिन फोटोग्राफर्स की फ़ोटो अगर आप फॉलो कर रहे हो वो बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसके बाद कई बार आपके माइंड सेट में वो फोटोग्राफ्स फिट हो जाती है, तो आप उसके नज़रिए से देखने लग जाते हो। मेरा मानना ये है कि आपको जो चीज़ अच्छी लगती है सिर्फ आप वो देखिए और उसी में नया क्रिएशन करने की कोशिश कीजिए। एंड जो ये चल रहा है आपको बहुत सारी गुमराह करेगी चीज़, जैसे इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम पे आप डेली हज़ारों फोटोग्राफर्स की तस्वीरें देखते हैं, तो वो आपको पुश करती है कि आप उनकी जैसा काम करें। यही तो होता है ना। हाँ, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस करती है, इन्फ्लुएंसर का काम ही है आपको इन्फ्लुएंस करना। तो अगर आप उसके जैसा काम कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपने दिल की नहीं सुन रहे हो। आपको पहले अपने दिल की सुननी चाहिए कि आपको पसंद क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एज ए लैंडस्केप फोटोग्राफर हूँ और मैं कभी किसी, आपको मालूम है एआई कैसे काम करता है कि अगर मैंने 2 बार 4 बार भी अगर इंस्टाग्राम पे किसी फैशन फोटोग्राफर की फोटोग्राफ्स देख लिए तो मेरे को फैशन की फोटोग्राफ्स को फीड करना चालू कर देता है। अब मेरी नज़र में बार बार वो चीज़ आई जा रही है तो मेरे को पुश कर रहा है कि आप ये इमेजेस को देखिए। तो मैं अपनी लैंडस्केप फोटोग्राफी से थोड़ा सा
डिविएट होता हूँ एंड मेरे को वो इमेजेस ज़्यादा दिखने लगती है, तो क्या मैं चेंज हो जाना चाहिए? मेरे को चेंज हो जाना चाहिए? नहीं नहीं, हमें जो अच्छा लगता है सिर्फ वो फोकस अगर आप करेंगे तो आपको अपने आप अपना विज़न भी मिलेगा, और जो आपका जो इनसाइड जो आपका जो पार्ट है, जो आपके दिल सोचता है, जो दिमाग के साथ उसको झेल करता है, वो चीज़ अपने आप क्रिएट करने लग जाएंगे। तो जैसे मेरे को गंदगी पसंद नहीं है, मेरे को बिल्कुल, मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे घर में भी अगर ज़्यादा मैसी है तो मैंने मतलब बैड फीलिंग अच्छा आती नहीं है। लगता। हाँ। तो मेरी इमेजेस में अगर आप कोशिश करेंगे तो एक चीज़ आपको क्लियर मिलेगी, नीट एंड क्लीन मिलेगी, है ना, ज़्यादा ऐसे डिस्टर्ब नहीं मिलेगी इमेजेस, क्योंकि मेरे को डिस्टर्ब माइंड में 100 बात की एक बात ये है कि आपका जो सोच होती है वो आपकी इमेजेस में इमेजेस पे दिखती है। दिखती है। हाँ। ये आपका सिग्नेचर स्टाइल बनता है और इसी को फॉलो करना चाहिए। इसी में आप कुछ ना कुछ नया अच्छा करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वेट करिए, करेंगे, लेकिन लोग वो वेट नहीं करते हैं, तो वो दूसरे के फोटोग्राफ से इन्फ्लुएंस होकर वो फोटोग्राफ क्रिएट करना चालू कर देते हैं, एंड जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है उसके पीछे भागने का मतलब नहीं है। सर, इस जर्नी पे जब ऐसे आयोजन होते हैं, हाँ। इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उस पे कैसे इतनी क्राउड में, इतने हसल में फोटोज़ बनाना है, कितना स्ट्रगल है उसके पीछे? हाँ, अब जैसे मैंने 2009 का कुंभ शूट किया है, हाँ। लेकिन सरप्राइजिंगली तब मैं बसंत पंचमी के टाइम पे आया था, हाँ। एंड माघी पूर्णिमा के टाइम तक रहा था, तो फोग नहीं था, हाँ। बिल्कुल भी फोग नहीं था, fog नहीं एंड वेरी क्लियर वेदर, गुड सनलाइट, वेरी गुड, मतलब जे लाइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वेरी गुड एनवायरनमेंट फॉर शूट। लेकिन अभी जब मैं आया हूँ इस कुंभ के अंदर, आई एम सरप्राइजिंगली, मतलब मैं जो मेरा पर्सनल जॉनर है, वाइड एंगल्स, वास्ट लैंडस्केप्स, ट्रैवल में भी मैं पूरे एरिया को दिखाना चाहता हूँ, वैसी एक भी इमेजेस में नहीं बना पा रहा हूँ, तो नेचुरली मेरे को तो डिसअपॉइंट हो जाना चाहिए, एंड लिटिल बिट में डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि जो मैं चाहता था वो तो मैंने क्रिएट नहीं कर पाऊँ। लेकिन एज ए फोटोग्राफर हमारे मन में एक हमेशा रहता है कि हम फोटोग्राफर हैं, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अगर चाहें तो वो चाहत वाली बात है। तो 2 दिन तो मैं थोड़ा स्ट्रगल करा, लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। आज जो मैं चाहता था, जिस तरीके की इमेजेस चाहता था, वो मेरे को मिली, एंड वेरी गुड, मतलब मैं पर्सनली जो मैं कलर से खेलता हूँ वैसी इमेजेस मिली, एंड वही वाली बात है ना कि आप एक बार कोशिश तो कीजिए, आप दूसरों की इमेजेस भूल जाइए लोगों ने क्या क्रिएट किया, आप सिर्फ उस जगह को एंजॉय करना चालू कीजिए। तो 13, 14, 15 3 डेज में यहाँ पे था, 2 दिन मैंने इस फेयर को इस फोग में एंजॉय किया, एंड आज मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। जब आप अपनी फोटोग्राफ स्क्रॉल करते हैं, एल्बम देखते हैं, तो एक बार के लिए आप उस टाइम पे पहुंच जाते हैं, तो टाइम ट्रैवल करने की जो पावर है वो सिर्फ फोटोग्राफर्स में नेचुरली, अगर जैसे आपका बचपन की इमेजेस आप देखोगे तो टाइम ट्रैवल ही है ना, टाइम ट्रैवल जैसे क्रिएट द मेमोरीज इसीलिए बोलते हैं, एंड ये लाइफ लॉन्ग तक रह जाती है, एंड दैट्स व्हाई विजुअल्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। सर, टाइम बदला, बहुत सारी चीज़ें, डिजिटल महाकुंभ की बात हम कर रहे हैं, तो डिजिटल महाकुंभ किस तरीके से आया, सारा इवोल्यूशन आपने देखा कि कैमरे रील से मेमोरी कार्ड और इन सारी चीज़ों में शिफ्ट होते जा रहे हैं, क्रॉप बॉडी से फुल फ्रेम आ गया है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐड होती जा रही है, इस पे खुद को कैसे आप प्रिपेयर करते हैं? टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड रहने की मेरी बचपन से आदत है, ये एक अंदर से होता है। मैं कोई भी नई चीज़ आती है, चाहे नया मोबाइल हो, चाहे नई टेक्नोलॉजी हो, चाहे नया कैमराज हो, चाहे नए लेंसेज हो, मैं हमेशा एक ही चीज़ में बिलीव करता हूँ कि टेक्नोलॉजी की लाइफ सबसे शॉर्ट स्पान होती है। अगर आप उसको लेटर एडेप्ट करेंगे तो आप उसका बहुत शॉर्ट लाइफ स्पान को यूज़ कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी बात है, जैसे एक आदमी की लाइफ के अंदर, एक आदमी ने 20 साल की उम्र में शादी की, तो उसकी मैरिज लाइफ 50 साल तक रहेगी, फॉर एग्जांपल 50, तो उसने अपनी लाइफ कितने साल जी, वेडिंग लाइफ 30 ईयर्स। अगर 50 तक हम मानते हैं अच्छी लाइफ को, एंड अगर एक आदमी ने 35 ईयर्स की एज में शादी करी तो कितने साल एंजॉय करेगा? 15-15 टेक्नोलॉजी को, क्योंकि 50 के बाद हमारी पूरी लाइफ बदल जाती है। आफ्टर 50 हम लोग चेंज हो जाते हैं, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, बॉडी हेल्थ भी चेंज होना चालू हो जाती है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई जिसकी लाइफ स्पान 2 ईयर्स है, अगर आपने उसको अर्ली एडेप्ट नहीं किया,
अगर आपने उसको फॉर एग्जांपल 1 साल बाद किया तो आप तो उसकी सिर्फ 1 साल की लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं ना, क्योंकि 1 साल बाद तो टेक्नोलॉजी तो बदलनी ही बदलनी है। तो हमेशा ध्यान रखिए, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कैमराज हैं, मोबाइल्स हैं, ये आप देख रहे हैं तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। इनके अंदर काफ़ी नई टेक्नोलॉजी का जैसे अभी आज की तारीख में AI आ गया है। आज खाली कैमराज में नहीं, इवन सॉफ्टवेयर्स में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। तो हमेशा अपडेट रहना ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप अपडेट रहेंगे उतना उससे रिलेटेड नई चीज़ों को क्रिएट कर पाएंगे। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो हमारा विजुअल्स है वो टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन अगर है तो हमारे विजुअल सोचने का नज़रिया बदल जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि फिल्म के ज़माने में हम लोग नाइट फोटोग्राफी आसानी से नहीं कर पाते थे, क्योंकि फिल्म इस लेवल की नहीं थी कि हम नाइट में अच्छी इमेजेस क्रिएट कर पाए। तो जब फिल्म इस तरीके की थी नहीं कि जिसमें, तो हम लोग नाइट फोटोग्राफी के मामले में ज़्यादा सोचते ही नहीं थे। क्लियर? हम लोग सनसेट होती थी और हमारा पैकअप चालू कर देते थे। लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी है वो नाइट के अंदर फोटोग्राफी करने के लिए कैपेबल है। तो आज हम लोग 24/7 फोटोग्राफी के बारे में सोचते हैं। मैं सनसेट के बाद में रात की फोटोग्राफी की तैयारी चालू कर देता हूँ, बिकॉज मेरी टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है। तो टेक्नोलॉजी एंड विजुअल जो है ना, ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। मेरा सिंपल एक कोटेशन रहा है कि अगर आप टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड हैं तो आपका विज़न ब्रॉड हो जाएगा, और अगर आप टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड नहीं हैं तो आपका विज़न नैरो रहेगा, जितना जानते हैं उतना रहेगा। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानते हैं तो आपका विज़न भी ब्रॉड हो जाएगा। सर, इन सारी बातों में कुछ बातें पीछे छूट रही हैं। हाँ, थोड़ा स्ट्रगल टाइम के बारे में बात करें। हाँ बोलिए। कि कुछ बताइए ना कि कभी ऐसा आपको भी फील हुआ हो, जब जो फेलो फोटोग्राफर हैं, जो ऐसे स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, जो पोर्ट्रेट खींचना चाह रहे हैं, जो ऐसे इवेंट कवर करना चाहे, उनकी फ़ोटोज़ नहीं बन रही हैं, और कई बार नहीं आता कि अब नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं यार, कुछ और देखते हैं, अपना तो फैमिली बिजनेस है या ऐसा कुछ। तो सर, कभी आपके उसमें भी ऐसा थॉट आया? शुरुआत में बहुत स्ट्रगल था। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत स्मूथ चलती है लाइफ, एंड ऐसा भी नहीं रहा, स्ट्रगल था। एंड लगता था कि मैं एक जमा जमाया बिजनेस छोड़ के आया हूँ, लेकिन है ना, क्योंकि मैं इस बिजनेस में पैशन की वजह से आया था, तो जो पैशन था वो मेरे को ड्राइव कर रहा था कि नहीं आप करो। तो धीरे धीरे अच्छा, एक चीज़ होती है कि हमारी लाइफ की नीड्स जो होती है वो तो बढ़ती जाती है, हम लोग जब चाहेंगे जब बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप आज की तारीख में 1 लाख रुपीज़ सैलरी पाते हैं तो नेचुरली आप अपने को 1 लाख की सैलरी के हिसाब से अडेप्ट कर लेंगे। जब 2 लाख होगी 2 लाख के हिसाब से। तो शुरू में जब हम कम अर्न कर पाते थे तो हमने अपने आप को उसी तरीके से रखा हुआ था, लेकिन हमने हार नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि हम अपने धीरे धीरे, एक स्लो प्रोसेस होता है ग्रोइंग का ना, फास्ट प्रोसेस कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना, जो जितना तेज़ी से ऊपर जाता है उतना तेज़ी से नीचे भी आ जाता है, लेकिन जो स्लोली जाता है वो स्टडी जाता है। ये स्लो एंड स्टडी, एक वर्ड है, स्लो एंड स्टडी। तो स्लो प्रोसेस था, ग्रेजुअली हम लोग लर्न भी करते थे, अपने प्रोफेशन से लर्न करते थे, एंड अच्छा काम करके देने की इच्छा रहती थी कि क्लाइंट सेटिस्फैक्शन इज़ द फर्स्ट आवर मोटो। अगर क्लाइंट सेटिस्फाई है तो हम शायद विन करेंगे। तो जो भी क्लाइंट आता था उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की एक टेंडेंसी थी कि चाहे हमको अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाने पड़े, चाहे पैसा मिले या ना मिले। देखिए, एक छोटी सी चीज़ है कि एक फोटोग्राफर की आइडेंटिटी क्या होती है? फोटो ना। हाँ। आपकी फ़ोटो ख़राब है तो आपकी आइडेंटिटी ख़राब है, और फोटो अच्छी है तो आइडेंटिटी अच्छी है। अब कोई ये पूछने आता है कि आपने फोटोग्राफ्स कितने रुपए में क्लिक करी, कितना चार्ज किया? नहीं, कोई नहीं पूछता। पहले नहीं पूछेगा, पसंद आएगी तो ही पूछेगा। खराब फोटो के लिए कोई पूछेगा कि आपने कितने चार्ज किया आपको? खराब नहीं ना। तो अच्छी फोटो जब क्लिक करेंगे तो ही आपके पास लोग आएंगे, सर हाउ यू चार्ज। तो चाहे फ्री में भी करनी पड़े तो भी फोटो अच्छी ही क्लिक करनी पड़ती थी। हमने भी कॉम्प्लीमेंट्री वर्क किए, हमने भी बहुत डिस्काउंटेड वर्क भी किए, ऐसा नहीं है, डिस्काउंट भी देना पड़ता था, बट मोटो एक ही था कि अच्छा वर्क करेंगे तो ही दोबारा काम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दिस इज द मेन। सर, अभी तक की कोई ऐसी चैलेंजिंग मेमोरी याद आ रही हो, कोई फोटोग्राफ के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हो, बहुत वेट करना पड़ा हो? एक नहीं है, बहुत सारे हैं, मतलब ऐसा नहीं होता, बहुत सारे हैं। एक बार मेरे को कॉफिटेबल बुक का असाइनमेंट मिला,
नवंबर में मिला था। तो नेचुरली उसका जो कवर पेज था उसके अंदर रिवर थी, और राजस्थान में रिवर सूख जाती है नवंबर में, मतलब पानी नहीं रहता। तो पर्टिकुलर उस कवर पेज के लिए मेरे को 10 मंथ्स वेट करना पड़ा, नेक्स्ट ईयर अगस्त तक। लेकिन वो जब कवर पेज बना तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कवर पेज था, क्योंकि हमने पहले से विजुलाइज किया हुआ था। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जैसे क्लाइंट है, एक क्लाइंट आया, उसने बॉम्बे में वर्क कराया हुआ था, एंड मेरे से आके पूछता है कि सर मैं बॉम्बे तक में काम करा चुका हूँ लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्या आप मेरे को सेटिस्फाई कर पाएंगे? तो नेचुरली ये बात सुन के मेरे को भी लगा कि यार इतना बड़ी जगह से काम करा चुके हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ठीक है, हम लोग कमिट नहीं करते हैं, आप मेरे को टेस्टिंग के लिए एक बार दीजिए। अगर मैं सक्सेसफुल हूँगा, मेरे को लग रहा है जिस आइडिया से मैं आपका शूट करने वाला हूँ, तो डेफिनेटली मैं आपको सेटिस्फाई करूँगा। तो मैंने उसको असाइनमेंट एज ए असाइनमेंट नहीं लिया, पहले टेस्टिंग मोड पे लिया। टेस्टिंग में जब मैं सक्सेसफुल हुआ तब मैंने उसको बोला गो अहेड, अब आप आ जाइए। एंड मैं इतना कॉन्फिडेंट था, एंड जब मैंने उसको शूट करके दिया तो वो खुद मेरे को बोल के गया कि देखिए हम लोग बॉम्बे करते रहते हैं और आपने जयपुर में ये काम कर डाला। तो एक सेटिस्फेक्शन। उसके अलावा एक बहुत बड़ा जो अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है कि 2003, मतलब आज से कितना टाइम हो गया, 21 ईयर्स पहले मैंने हमारे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की पिक्चर क्लिक की थी। वो ज़माना फिल्म का ज़माना था, उसी के जस्ट बाद में डिजिटल आया था, एंड इलेक्शन आने वाले थे। तो मैंने उनका एक पोर्ट्रेट क्लिक किया था, एंड फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे को दोबारा 1 महीने बाद बुलाया था। एक बार और मैंने सेशन लिया, 1 आवर्स लगे थे पूरा। मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि आई नीड सम टाइम फॉर क्रिएटिंग गुड पोर्ट्रेट्स। तो मैंने बकायदा उनके यहाँ पे स्टूडियो लगा के सब सेटअप वेटअप लगाया। एंड जो एक अचीवमेंट वाली फीलिंग क्या आती है कि अभी लास्ट से जब तक वो टर्म पे थे तब तक वही इमेजेस यूज़ कर रहे थे 20 साल तक। क्या तो एक पर्सन जो 20 साल पुरानी इमेज स्टिल अभी तक यूज़ कर रहा है, तो ये क्या अचीवमेंट की फीलिंग नहीं है? सर है। इसका क्या उनके जो एक ऐसा आदमी जिसकी मिलियंस ऑफ पिक्चर्स क्लिक हो रही है, मिलियंस ऑफ पिक्चर्स, क्योंकि एक ही पोस्ट पे है जिनकी डेली पिक्चर्स क्लिक होती है, फिर भी उनको सिर्फ वही पिक्चर पसंद आ रही है, तब हमें लगता है नहीं ये कभी मन से जब काम करते हैं तो ये चीज़ आती है। सर वो जयपुर वाली लाइन थी। मैं अगला सवाल यही आपसे करने वाला था कि जो छोटे शहरों से आते हैं, छोटे कस्बों से लोग आते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा टेक्निकल सपोर्ट भी नहीं मिलता, मेंटोर से भी बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती, इक्विपमेंट भी उस लेवल के नहीं मिलते, तो वो कैसे प्रिपेयर करें जैसे आपने करा? मेरे पास में भी इक्विपमेंट पहले बहुत अच्छा नहीं था। स्टार्टिंग मैंने बहुत लो इक्विपमेंट से करी, बहुत लो। बस जैसे ही पैसा आता था सबसे पहले अब और इस बार ये लेंस खरीदना है, इस बार ये लेंस खरीद, सेम चीज़ जो आप सोचते हो वो हमारी लाइफ में भी गुजरी है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि 20 साल पहले जयपुर भी बहुत लो सिटी माना जाता था, और तब हमें बॉम्बे एंड दिल्ली से ही चैलेंज मिलता था। तो वो जो चीज़ आप बोल रहे हो ना, सब जगह सेम है। सब जगह सेम। आपको सिर्फ अपने ऊपर बिलीव करना है, एंड अपनी मेहनत को कंटिन्यू करना है। एंड सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको बोला ना, बहुत सारी चीज़ें आपको डिविएट करेगी, आपको लगेगा कि छोड़ दूँ, सक्सेस नहीं मिल रही है, उसके पीछे के कारण ढूंढने होंगे कि सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। सक्सेस 2 ही कारण से नहीं मिलती कि आप जो करना चाह रहे हो या तो आप उस जगह तक पहुंच नहीं पा रहे हो, और या फिर आप क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। एंड दूसरी चीज़, क्योंकि हम अर्निंग वाले प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, जब आप खुद के लिए काम करते हो तब तो ये मैटर ही नहीं है कि आप किसी से अर्न करना है या क्या करना है। फाइनली हम लोग जब सक्सेस की बात करते हैं तो इसका मतलब हम कमर्शियली सक्सेसफुल हैं या नहीं, यही बात करेंगे ना। ठीक है, तो कमर्शियली सक्सेसफुल होने का पहला मूल मंत्र है कि आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई है या नहीं है। एंड मैं शुरू से एक ही बात बोलता हूँ, क्लाइंट अगर आपको रिपीट कर रहा है देन यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन, अगर क्लाइंट आपको रिपीट नहीं कर रहा है देन यू आर ए नॉट ए सक्सेसफुल पर्सन। सिंपल है। आप वाइट बैकग्राउंड की ज्वेलरी फोटो क्लिक कीजिए, क्लाइंट की नीड अगर है उसकी, तो आपको वो करनी पड़ेगी। आप अगर अपनी आर्ट उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे एंड क्लाइंट का वो पर्पस नहीं सॉल्व करती है, तो आपकी आर्ट कोई काम की नहीं है। सिंपल से। सर अब हम लोग डिजिटल महाकुंभ की बात कर रहे थे, फिर से इस पे आते हैं। ऐसे जब इवेंट होते हैं तब क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, क्या क्या कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए, खुद को कैसे मोटिवेट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें? हाँ, अब जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन करा आपने कि कुंभ, मैं कमर्शियल फोटोग्राफर भी रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर भी रहा हूँ,
डॉक्यूमेंट्री सेंस में कि मेरे को असाइनमेंट मिलते हैं कि इस चीज़ को आपको कॉफ़ी टेबल बुक भी बनाना है, ये भी करना है, तो उस तरह की फ़ोटोग्राफी भी करता हूँ। एंड मैं एज ए ट्रैवल फोटोग्राफर भी काम करता हूँ। तो जब मैं कुंभ आऊँगा तो मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। किसके लिए? तो अगर सपोज करो आज इस कुंभ में अगर मेरे को असाइनमेंट मिलता एज ए कमर्शियल फोटोग्राफर, तो मेरे को इस कुंभ को देखने का नज़रिया बदल जाता। तब मेरे को यहाँ पे वो सारी चीज़ें शूट करनी पड़ती जो मेरा क्लाइंट चाहता है। एंड अगर क्लाइंट गवर्नमेंट है तो मेरे को गवर्नमेंट से रिलेटेड शॉट्स करने पड़ते। मेरे को डिजिटल महाकुंभ के लिए डिजिटली जो जो चीज़ें हो रही है उसको हाईलाइट करना पड़ता। मेरे को सफाई की फोटोग्राफ्स क्लिक करनी पड़ती, मेरे को नीट एंड क्लीननेस दिखानी पड़ती। ठीक है, समझ रहे हैं आप? लेकिन अभी मैं आया हूँ अपने लिए एंड एज ए पर्सनल मेरे को क्या कुंभ में अच्छा लगता है। ये तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि अगर यहाँ पे एक भी फोटोग्राफर अगर ये कह दे कि उसके लिए सब्जेक्ट नहीं है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आस्था, फेथ, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो आपको यहाँ पे आपकी फोटोग्राफ्स को ख़त्म ही नहीं होने देंगे। कितने चाहिए आपको? अगर आपने एक टॉपिक पकड़ लिया आस्था का, आस्था से रिलेटेड फ्रेम्स बनाना चालू कीजिए, एंड नहीं है। फेथ से रिलेटेड टॉपिक बनाना चालू कीजिए, इमेजेस, एंड नहीं है। अब आ जाइए स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? ये जो मैनेजमेंट है, आप करिए। जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ है, जो सेटअप यहाँ पे हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा है, इससे रिलेटेड आप अच्छे इमेजेस क्रिएट करना चालू कीजिए। नो एंड। आप थक जाएंगे, इमेजेस एंड नहीं होगी। फिर उसके बाद आ जाते हैं इतना वैरायटी ऑफ कलर्स, इतनी वैरायटी ऑफ पब्लिक, कितनी जगह की पब्लिक आ रही है। पोर्ट्रेट्स, पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं। पकड़, आप करिए, आपकी आंख होनी चाहिए, आप ढूंढिए यहाँ पे पोर्ट्रेट्स, एक सीरीज बना दीजिए पोर्ट्रेट की। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हर तरीके के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, विदेशों से भी आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं। आप पोर्ट्रेट सीरीज बनाइए, कमी है। तो सबसे बड़ी चीज़, अगर आप प्री कंसीव्ड माइंड होके आ रहे हैं यहाँ पे, और प्री कंसीव्ड माइंड क्या होता है कि आपने किसी का काम देख लिया, बस वहाँ पे आपने अपने आप को ब्लॉक कर दिया। फिर आपको क्या लगेगा, अरे और इस फोटोग्राफर ने तो ऐसा काम किया हुआ है, मेरे को तो ऐसी इमेजेस ही नहीं मिल रही। जो हो चुका है वो रिपीट नहीं हो सकता, कहीं पे भी नहीं हो सकता। अभी कल की बात बताता हूँ, मैंने पहले शाही स्नान शूट किया हुआ है और एक कल का शाही स्नान, कंप्लीटली चेंज्ड। वो जो डिसिप्लिन जो हमको मिला था पिछली बार, जो सीक्वेंसेस मिली थी, इस बार एक भी नहीं थी। तो अगर हम ये सोचें कि अरे ये तो सब कुछ बदल गया, तो क्या हम इमेजेस क्रिएट नहीं करेंगे? जो हो रहा है सामने उसमें इमेजेस ढूंढनी पड़ेगी। जो है वो है आपके लिए, जो गया वो जा चुका है। तो इसलिए जो हो चुका है उसके बारे में सोचना बंद कीजिए, जो होने जो वाला सामने है उसके बारे में सोचना चालू कीजिए। आज की तारीख में वाइट लाइट आ चुकी है। कल ही मैं किसी फोटोग्राफर से डिस्कशन कर रहा था, वो बार बार एक ही बात बोले रहा था, कितना अच्छा जमाना था जब येलो लाइट होती है ना। अब मैंने बोला सर था गया, अब ये है, अब आने वाले समय पे वाइट ही रहने वाली है। तो अब इसके बारे में सोचना चालू कीजिए। आप ये सोचिए, वो फोटोग्राफर जिसने पहली बार इसमें काम करा है, उसको तो येलो लाइट का कॉन्सेप्ट मालूम ही नहीं है। क्या वो ये सोच करेगा कि क्या वो लाइट हुआ करती थी? ये थी वाला वर्ड एक क्रिएटिव आदमी के लिए नहीं होना चाहिए। एंड सबसे बड़ी चीज़, ईगरनेस होनी चाहिए अपनी इमेजेस को, अपनी इमेजेस से चैलेंज करवाने की। किसी दूसरे इमेजेस से चैलेंज मत करवाइए, चैलेंज अपने आप को दीजिए, दूसरे की फोटोग्राफ से चैलेंज मत लीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग दूसरे की फोटोग्राफ्स देख के डिप्रेशन में ही जाएंगे, क्योंकि वो तो रिक्रिएट नहीं हो सकती। जो रिक्रिएट नहीं हो सकती उसके बारे में सोचेंगे तो ऑलवेज हमेशा आपको एक बैड फीलिंग आएगी, है ना। तो नई चीज़ें क्रिएट कीजिए एंड उस आदमी के लिए चैलेंज क्रिएट कीजिए जिसने पहले वाली इमेजेस क्रिएट करी है, उसके लिए चैलेंज क्रिएट कीजिए। सर, प्रयागराज में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है? एक जयपुर का पर्सन जब प्रयागराज आया और अपने कैमरे के साथ आया, तो कितनी चीज़ें बदली यहाँ से, या क्या क्या चीज़ें बहुत पसंद आई जो आप प्रयाग से लेके गए?
ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हाँ। मतलब मैं ये मानता हूँ कि पसंद नापसंद नहीं, देखो पसंद तो अपनी जगह ही आती है हाँ। है ना। हाँ। लेकिन फिर भी मैं एक ट्रैवल फोटोग्राफर होने के नाते मैं हर जगह के कल्चर को एंजॉय करता हूँ। तो यहाँ के जो लोग हैं जब मेरे से मिलते जुलते हैं, उनका जो अपनापन है, जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, लोग जिस तरीके की हॉस्पिटलिटी दिखाते हैं मेरे साथ में, एंड प्लस हर जगह का मैं लोकल फूड ज़रूर एंजॉय करता हूँ। तो यहाँ का जैसे नेत्राम की सब्जी कचौड़ी है, सुबह जाके खाना, और वो हरीराम के समोसे, एंड प्लस ये जो संगम है इसका जो फील है, रिवर ऑलवेज रिवर, ये फैसिनेट करती है एक नेचर फोटोग्राफर को। तो सबसे बड़े एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मैं कभी भी है ना इतना टाइम नहीं निकाल पाया प्रयागराज में कि मैं प्रयागराज को ढंग से शूट कर पाऊँ, एक्सेप्ट कुंभ। कुंभ एक अलग चीज़ है, विदाउट कुंभ भी मैं यहाँ पे आया हूँ लेकिन कभी शूट नहीं कर पाया। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो चीज़ें तो अपनी जगह है कल्चरल वाली और जो ये है, लेकिन कभी मैं प्रयागराज को कोशिश करूँगा ढंग से अपने नज़रिए से शूट करने की। तो अभी उसका मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ। सर हम लोग भी बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पुट अप करा। सर अब चलेंगे, चलते चलते मैं चाहूँगा कि एक मैसेज जो आने वाले लोग हैं जो नहीं आ पाए हैं, जो फेलो फोटोग्राफर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? अभी रिसेंटली मैंने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डाला था कि कुंभ को लोग बिछड़ने के लिए जानते हैं, कि लोग कुंभ के बिछड़े हुए हैं, है ना, कुंभ में लोग बिछड़ जाते हैं। मैंने एक ही स्लोगन दिया था कि आइए मिलते हैं, चलो कुंभ चलते हैं। तो हर जगह पे एक अलग एनर्जी होती है, और मैं एक ही बात बोलूँगा कि भूल जाइए कि आपने कुछ देखा है, भूल जाइए, नए सिरे से इस जगह को आके देखिए और नए सिरे से इस जगह को फील कीजिए। आपको एज ए फोटोग्राफर इमेजेस ही इमेजेस मिलेगी, और इतना सब कुछ मिलेगा। बस कंपेयर मत कीजिए पुराने ज़माने से, क्योंकि पुराना ज़माना तो लौट के कभी आएगा नहीं, ये बात फैक्ट है। हाँ। है ना। और पुराने ज़माने को बुलाइएगा भी मत, नहीं तो आप मोबाइल से भी हाथ धो बैठेंगे और इस टेक्नोलॉजी से भी हाथ धो बैठेंगे। फिर आप बोलेंगे ओ माय गॉड, वो ही ज़माना अच्छा था जब हम सब चीज़ें, क्योंकि देखिए हम कहते तो हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, बट ये आपकी इमेजेस देख के फ्यूचर जनरेशन बोले तो मजा आएगा। है ना, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, क्रिएट द मेमोरीज जो एक्सेप्शनल हो, एंड है स्कोप है, काफ़ी स्कोप है। और अगर आप यहाँ पे रहते हैं, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए, बस आप 100% जीतेंगे, ये मेरी गारंटी। इस सीरीज़ में हम डिजिटल महाकुंभ के साथ बात कर रहे हैं करो दिल की मर्जी। सर आपके लिए करो दिल की मर्जी क्या है? मैंने बोला आपको कि मेरे को जो पसंद आएगा मैं तो वो करूँगा। पहली चीज़, जब मैं कुंभ में आता हूँ तो मेरे को ये जो डाइवर्सिटी है ये देखना बहुत पसंद है। यहाँ पे इतनी जगह से लोग आते हैं, सब कुछ आते हैं, मैं चाहूँगा कि इसको मैं एक अलग नज़रिए से कैप्चर करूँ, और वही मेरी दिल की मर्जी है। तो कुल मिलाकर सामाजिक समरूपता का ये महापर्व है जिसको हम सभी मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, और लगातार लोगों को डिजिटल तरीके से दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें किस तरीके से हैं और कैसे चल रही हैं। इसी तरीके की इस सीरीज़ पर बने रहिए। तमाम सारे और भी गेस्ट के पास हम चलेंगे और सारे एक्सपर्ट के पास चलेंगे और पूछेंगे उनसे कि वो कुंभ को किस तरीके से देखते हैं, वो प्रयाग को किस तरीके से देखते हैं और आपको क्या दिखाना चाहते हैं। धन्यवाद।